अभी भी मौका है कि एक नया चैप्टर, एक नई चीजें स्टार्ट हो रही है। तो आप पूरी एनर्जी से जो है वो एक बार फिर से एफर्ट लगाएं, पूरी एनर्जी से एफर्ट लगाएं। और एक बार कोशिश करें कि अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकें। चलो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। एकदम सिंसियरली क्लास अटेंड किया कीजिए। तो देवियों, सज्जनों, छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के इस नए टॉपिक में स्वागत है। ये टॉपिक क्या है? एटॉमिक साइज। यूजुअली ये टॉपिक 11th का है, इसमें कोई दो राय नहीं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही 11th का है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी में 11th में है आपके, और उसमें एटॉमिक साइज के बारे में भी आप 11th में पढ़ते हैं। लेकिन जब आप एस ब्लॉक जाएंगे तो वहां भी आपको साइज मिलेगा, जब आप पी ब्लॉक में जाएंगे तो वहां भी साइज मिलेगा, जब आप डी ब्लॉक में जाएंगे तो वहां भी साइज मिलेगा। तो एक एटॉमिक साइज को 8 बार पढ़ने से बेहतर है एक बार सारे एटॉमिक साइज को पढ़ें। ऐसा करने से कंपटीशन में फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको एग्जांपल में सिर्फ एस ब्लॉक डाला जाए, या एग्जांपल में सिर्फ पी ब्लॉक डाला जाए, या एग्जांपल में सिर्फ डी ब्लॉक डाला जाए। एक क्वेश्चन उठाएगा और उसमें सारे ब्लॉक को समेट लिया जाएगा। एक बार पूछेगा इनमें से कौन सा एटॉमिक साइज का ट्रेंड, या इनमें से कौन साइज का ट्रेंड सही है। जैसे ये क्वेश्चन, रिगार्डिंग द साइज ऑफ एलिमेंट्स। पहला ऑप्शन आपसे ऐसे दिया, Cl-35, Cl-37। दूसरा ऑप्शन आपसे ये दे दिया, यूरोपियम इज लार्जर देन गैडोलिनियम। तीसरा ऑप्शन आपसे ये दे दिया, आयरन कोबाल्ट, आयरन +2 इज ग्रेटर देन कोबाल्ट 2+ ग्रेटर देन निकल 2+। और चौथा ऑप्शन आपसे इसने ऐसे दिया, Li+, सॉरी यहां पे Li+ स्मॉलर देन Mg2+। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आप अपने चारों ऑप्शंस को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द साइज ऑफ एलिमेंट्स। पहला ऑप्शन है Cl-35, Cl-35 आईआईटी में पूछा हुआ ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। ये वाला ये ट्रिपल जेईई मेन में पूछा हुआ, ये नीट का पूछा हुआ, ये हर जगह का आया हुआ, मतलब एक इस तरह से क्वेश्चन आता है, आने का जो टाइप है। अब आप देखें इसमें हर ब्लॉक के क्वेश्चन है। एस ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। कभी कभी चार में से दो ऑप्शंस डी ब्लॉक से होते हैं, दो एफ ब्लॉक से होते हैं, दो पी ब्लॉक से होते हैं, दो एस ब्लॉक से, चारों अलग अलग ब्लॉक से। तो आपको कंपटीशन में 11th और 12th को सेपरेट करके नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए आपका टॉपिक भले ही 11th का है, लेकिन एप्लीकेशंस 11th और 12th दोनों में आपको जाके करने हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी। हाँ जी, ये होगा, ठीक है। तो अब मैं यहां स्टार्ट करता हूं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, आ जाइए। एटम की साइज आप बोलोगे बेटा, तो एटम की साइज कैसे डिफाइन की जाए, कैसे डिफाइन की जाए एटम की साइज। क्या एटम की साइज का ये मतलब हुआ कि एक स्फेयर के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एटम फ्री स्टेट में होता नहीं है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटम की साइज का मतलब लोग सामान्य तौर पर क्या समझ सकते हैं कि एक स्फेयर से में सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, दिस इज एटॉमिक साइज। लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एटम, 2 पॉइंट, एक्चुअली एटम फ्री स्टेट में नहीं होता, मतलब एटम अकेला नहीं होता। आप क्लोरीन एटम ढूंढने जाओ, नेचर में नहीं मिलेगा। कोई भी एटम आइसोलेटेड अकेला फ्री नहीं मिलेगा आपको, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। हमने पढ़ाया है आपको एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट। तो क्लोरीन को नेचर में ढूंढो, Cl2 में मिलेगा। सोडियम एटम को ढूंढो, मिलेगा क्या? नहीं। सोडियम का मेटेलिक क्रिस्टल मिलेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर में। आप सल्फर ढूंढो, नेचर में मिलेगा? नहीं मिलेगा सल्फर। S2 मिलेगा, S2 भी नहीं मिलता नेचर में। S8 मिलेगा, S6 मिलेगा, इस तरह से S20 इस तरह से करके आपको मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा उसका। तो एक तो ये पॉइंट है कि एटम का एग्जैक्ट साइज आप चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एटम कोई स्फेयर या गोला नहीं है कि सेंटर से हमने बाउंड्री का डिस्टेंस मेजर कर लिया। और दूसरा पॉइंट ये है, फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट होता है, इसलिए आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक चीजें हमने बताया है, बेसिक चीजें हमने बताई है। क्या हमने उसमें बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक हर जगह होती है। एक ही इलेक्ट्रॉन एटम का बहुत नजदीक और बहुत दूर बीच में वाइब्रेट करता है, डिलोकलाइज होता है। तो ऐसे में कोई एक एग्जैक्ट बाउंड्री बनाया ही नहीं जा सकता है कि यह बोला जाए कि उस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन। दोनों पॉइंट, मैं दोनों चीजों को लिख दे रहा हूं, आप नोट्स बनाने के काम आ जाएंगे। मैंने बोला बेटा, exact size of atom cannot be determined। एटम का एग्जैक्ट साइज आप नहीं निकाल सकते हो। 2 पॉइंट हमने इसके रिगार्डिंग बोला। एक, पहला पॉइंट बोला एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम कोई स्फेरिकल चीज थोड़ी ना है। और सेकंड पॉइंट हमने बोला कि अकॉर्डिंग टू quantum mechanical concept, probability of finding electron is positive even at वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। दोनों बातें हैं। न्यूक्लियस से बहुत दूर जाने पर भी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है। और हां, एक बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है कि इनर्ट गैस, सर इनर्ट गैस तो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो इनर्ट गैस के केस में एटम फ्री स्टेट में मिलेगा, लेकिन ये वाली बातें तो फिर वही रह जाएंगी ना कि एटम कोई स्फेरिकल चीज नहीं है। एटम में ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक लेयर में, ऐसे स्फेरिकल लेयर में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, कभी क्लोज, कभी दूर, कभी बहुत दूर, कभी इन्फिनाइट, मतलब वो डीलोकलाइज होता है, वाइब्रेट करता है। तो ऐसी स्थिति में देयर कैन नॉट बी ड्रॉन अ शार्प बाउंड्री विद इन विच डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कंसिडर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक शार्प बाउंड्री, क्लियर कट बाउंड्री निकाल दे। क्लियर है? तो आप एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम नहीं निकाल सकते। तो सर उपाय क्या है? हम निकालेंगे साइज बेटा, दूसरा साइज निकालेंगे, उसको बोलेंगे इफेक्टिव साइज ऑफ एटम। सो क्या निकालेंगे? इफेक्टिव साइज ऑफ एटम। एटम का इफेक्टिव साइज डिफाइन किया गया। क्या है ये? It is mean of internuclear distance in elemental state। बहुत सिंपल तरीके से हमने लिखा है इसको। ये मीन है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एलिमेंटल स्टेट में। ध्यान से देखिए, हालांकि इसको बहुत डेफिनेशन अगर लिखना चाहो कोई जरूरत नहीं है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन एटम टुवर्ड्स अनदर इन अ गिवन बॉन्डिंग सीक्वेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। बेकार का, ठीक है, समझ जाओगे जब समझाने पाऊंगा।
It is the closest approach of an atom, measurement of closest approach of an atom towards another in a given bonding sequence. तो सिंपली इसको देखो कि मीन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन एलिमेंटल स्टेट, व्हाट डज इट मीन, इसको अब समझना। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अच्छे से बेटा सीखिएगा, एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन लेना है कि क्लोरीन का साइज क्या होगा, क्लियर है? तो हमने आपसे क्या बोला कि आप जिस एलिमेंट का साइज लेना है पहले उसके एलिमेंटल स्टेट को ढूंढे कि उसका एलिमेंटल स्टेट क्या है। देखना बेटा अच्छे से, हमने क्या बोला, एलिमेंटल स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मीन बाय 2। तो आ जाओ, एलिमेंटल स्टेट क्या है सर? क्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट इज Cl2। क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है जी? Cl2 में। अब Cl2 में आप मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो, सर ऐसा होता है, या सर इसको Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखते हैं। तो इसमें ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मीन, क्लियर हो गया? तो रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू यही d/2 होगा, जो 0.99 एंगस्ट्रॉम है, जिसको आप 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो। क्लियर है? चूंकि ये बॉन्ड कोवेलेंट है, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। हमने आपको पढ़ाया है कि एलिमेंटल स्टेट में कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, एलिमेंटल स्टेट में मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है, और एलिमेंटल स्टेट में वैन डर वाल फोर्स भी होता है। क्या हमने नहीं पढ़ाया है? एलिमेंटल स्टेट में कौन कौन से बॉन्ड्स हो सकते हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? वैन डर वाल फोर्स हो सकते हैं। अच्छे से बेटा पढ़ाया है ये सब चीज। और एलिमेंटल स्टेट में क्या हो सकता है सर? मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। इसीलिए एलिमेंटल स्टेट के बॉन्डिंग नेचर के आधार पे आपका यहां पर रेडियस का टाइप होगा। रेडियस ऑफ क्लोरीन, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस। सर क्या इसका कोई और रेडियस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। धीरे धीरे समझो, अचानक एक बार समझना कोई जरूरी नहीं है, एकदम आराम से बढ़िया से सीखिएगा बेटा। तो क्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट इज Cl2, तो Cl2 में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मीन आपने निकाला, तो ऐसे क्लोरीन का साइज। सर कोई दूसरा एग्जांपल लिया जाए, क्या ले लोगे? चलो लिथियम लेके दिखाता हूं, ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं। आ जाओ अच्छे से। सेकंड एग्जांपल क्या लेता हूं? चलो लिथियम। लिथियम, लिथियम का अब पॉइंट ऑफ इसका साइज निकालना है, ध्यान से। तो सर पहले एलिमेंटल स्टेट इसका ढूंढा जाए। तो एलिमेंटल स्टेट मतलब लिथियम नेचुरली किस फॉर्म में पाया जाता है? सर एलिमेंटल स्टेट इसका होता है लिथियम का सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल। क्लियर है? क्लियर है? मेटेलिक क्रिस्टल। अब यहां पर एटम्स कैसे बंधे होते हैं याद करो, याद कर बेटा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ना चारों तरफ, ये सेंटर, और इसी को ये अट्रैक्ट करता है, बांधता है। आपको याद आ गया होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ। अब यही डिस्टेंस कौन वाली, अगर ये डिस्टेंस d है तो आपका रेडियस ऑफ लिथियम क्या हो जाएगा बेटा? d/2, न्यूक्लियस के डिस्टेंस के का मीन, एवरेज। क्लियर है? अब चूंकि ये मेटेलिक बॉन्ड है, इसीलिए इस रेडियस का नाम होगा मेटेलिक रेडियस, और ये वैल्यू है 1.34 एंगस्ट्रॉम। आराम से रुकिए, समझिएगा अच्छे से, वीडियो पर बने रहे, अच्छे से सीखें। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, क्या लिथियम क्लोरीन के तरह का कुछ नहीं बना सकता है क्या सर? बना सकता, बना सकता। कैसे? जब आप इसका सब्लिमेशन कराएं, पार्शियल सब्लिमेशन, मतलब आप इसको वेपर फेज की तरफ ले जाएं,
पार्शियल, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट सब्लिमेशन में हमने आपको पढ़ाया है, जब कंप्लीट सब्लिमेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड गैस में तो लिथियम का आइसोलेटेड गैसियस एटम्स मिलेगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स मिलेगा जो अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगा। जब पार्शियल सब्लिमेशन कराएंगे तो लिथियम Li2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Li2 का कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। हाँ बेटा, बिल्कुल समझना, ये फ्लोरीन क्लोरीन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा जब इसका पार्शियल, मतलब सब्लिमेशन कंप्लीट नहीं कराए, हम पार्शियल सब्लिमेशन कराए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिथियम के कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में। मतलब अब वैसा आ गया, कैसा? ध्यान दो, अब आ गया, या इसको बोल लो Li सिंगल बॉन्ड Li। तो अब इसी दूरी का मीन लोगे, डी का आधा लोगे, तो इस बार जो रेडियस निकलेगा लिथियम का वो कौन सा रेडियस कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस। ये 1.34 एंगस्ट्रॉम, ये 1.21 एंगस्ट्रॉम। अब आप समझे, और ऑब्वियस है इसमें ये दूरी कम होगी और इसमें ये दूरी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि बीच में तो गैप है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ना। क्लियर है? बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए गैप है यहां पे, तो मेटेलिक रेडियस ज्यादा। मतलब मेटल के लिए आप दोनों तरह की रेडियस निकाल सकते हैं, एक मेटेलिक रेडियस भी और एक कोवेलेंट रेडियस भी। लेकिन नॉन मेटल के लिए आप मेटेलिक रेडियस नहीं निकाल सकते, सिर्फ कोवेलेंट रेडियस निकाल पाएंगे। किसके लिए? नॉन मेटल के लिए। मेटल के लिए दोनों रेडियस निकाल सकते हैं, मेटेलिक भी और कोवेलेंट भी। क्लियर? समझ में आया? धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे इफेक्टिव साइज, जिसको कि आप साइज बोलते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बोला दोस्त? हमने बोला एलिमेंटल स्टेट में जाओ और एलिमेंटल स्टेट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मीन लेना है। तो क्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट इज Cl2, तो Cl2 में दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी का मीन लेना है, एवरेज लेना है, दैट बिकम्स 0.99 एंगस्ट्रॉम। लिथियम में जाओ, एलिमेंटल स्टेट इज उसका मेटेलिक क्रिस्टल, तो इस डिस्टेंस का मीन लेना है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर इसका आपने पार्शियल सब्लिमेशन करा दिया तो Li2 का कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो यहां कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। और यह भी आपने सीखा इस तरह से कि रेडियस, जो मेटेलिक रेडियस होगा वो बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियस से। आपको यह समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेटेलिक रेडियस में बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन का गैप होता है और कोवेलेंट रेडियस में शेयर होता है एलिमेंट्स। क्लियर हो गया? क्लियर है ना बेटा? तो ये डिस्टेंस जो है हमेशा ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस हमेशा कम होगा। आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आ जाओ। अब रहा सवाल नियॉन एटम, जेनॉन एटम, इनर्ट नोबल गैसेस की भी बातें कर लो। मेटल का तो एक एग्जांपल लिया ही, नॉन मेटल का भी एक एग्जांपल लिया। अगर मैं कर लू बातें नाउ, अगर जेनॉन की बातें कर, अच्छे से देखो, तो जेनॉन तो आइसोलेटेड एटम्स होते हैं इसमें। एलिमेंटल स्टेट अगर इसकी बातें मैं करूं, अगर मैं बातें करूं कि इसका एलिमेंटल स्टेट क्या है भाई साहब, तो क्या बोलोगे? जो इसका एलिमेंटल स्टेट है सर, उसमें आइसोलेटेड एटम्स होते हैं लेकिन वो वैंडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। आइसोलेटेड एटम्स गेट गैदर्ड टुगेदर थ्रू वैंडरवाल फोर्सेज। यही होता है, हमने दिखाया है आपको। आ जाओ। जेनॉन कौन सा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर, यही है ना, थ्री डायमेंशनल है, वो प्लेन में ऐसे लिखा हुआ। ये बीच में कौन सा फोर्स है सर? वैन डर वाल फोर्स। इसमें क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि एटम्स एक दूसरे को इंफ्लुएंस करता है चार्ज, और ये टेम्पररी डायपोल क्रिएट करता है। एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है अपने तरफ, तो इस चक्कर में
इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, नहीं बेटा, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने बोला था कि ये फिर दल बदल लेता है। जो डेल्टा प्लस पार्ट है वो डेल्टा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डेल्टा माइनस पार्ट है इलेक्ट्रॉन के कारण वो डेल्टा प्लस में। और यही जो बीच का फोर्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंडरवाल फोर्स, जो काफी वीक फोर्स है। वेंडरवाल फोर्स जो होता है वो थ्रू, यहां पे आप वीक लगा सकते हैं, इसीलिए ये दूरी काफी ज्यादा होगी। ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? अगर इस एटम को जेनॉन न लेकर के थोड़ी देर के लिए मान लो नियॉन लेते हैं, तो नियॉन के लिए, नियॉन लें तो ये सारे को चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, अब यहां पे क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ नियॉन। कौन सा रेडियस होगा? क्या ये रेडियस कोवेलेंट है? हरगिज नहीं। क्या ये रेडियस मेटेलिक है? हरगिज नहीं। ये कौन सा रेडियस है? सर ये वेंडरवॉल रेडियस है, क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स है यहां। और ये कितना, 1.6 एंगस्ट्रॉम। आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़ा है। अभी आपने कोवेलेंट रेडियस का एक वैल्यू लिखा 0.99 क्लोरीन का, मेटेलिक लिखा 1.34 लिथियम का। आपने क्या देखा, क्लोरीन, नियॉन का वेंडरवॉल बहुत बड़ा है, 1.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स वीक होता है तो ये डिस्टेंस काफी बड़ा होगा। तो इस तरह से दोस्त, एलिमेंटल स्टेट में चूंकि 3 तरह के बॉन्डिंग हो सकते हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक और वेंडरवॉल, तो रेडियस का भी टाइप 3 तरह का हो सकता है, कोवेलेंट, मेटेलिक और वेंडरवॉल। ध्यान से आओ, पेज नंबर मैं 5 ले रहा हूं। 10 टाइप्स ऑफ रेडियस। एटॉमिक रेडियस का प्रकार कितने तरह के हो सकते हैं, या एटॉमिक साइज कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के। क्या क्या? कोवेलेंट रेडियस। कब डिफाइन होगा? कब डिफाइन होगा? जब एलिमेंटल स्टेट में कोवेलेंट बॉन्ड से एटम्स बंधा हो। मेटेलिक रेडियस, इसका एक नाम और है क्रिस्टल रेडियस। क्या नाम है? क्रिस्टल रेडियस। कब डिफाइन होगा? जब एलिमेंटल स्टेट में एटम्स मेटेलिक बॉन्ड से बंधा हो। और वेंडरवॉल रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस कब डिफाइन होगा? जब एलिमेंटल स्टेट में एटम वेंडरवॉल फोर्सेस से बंधा हो। इसका भी एक नाम और है, कॉलिजन रेडियस। ठीक है बेटा, अच्छे से सीखना। आपने सुना होगा एक रेडियस, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस एटॉमिक रेडियस नहीं होता, वो एलिमेंटल स्टेट में डिफाइन हो ही नहीं सकता है। NaCl कोई एलिमेंट हुआ नहीं, आयोनिक बॉन्ड जब बनता है, तो जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो आयोनिक रेडियस डिफाइन होगा। और जब आयोनिक बॉन्ड बनेगा तो एलिमेंटल स्टेट तो रहेगा नहीं, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में आपने पढ़ा है 3 ही तरह के बॉन्डिंग होते हैं, या तो कोवेलेंट, या वेंडरवॉल, या मेटेलिक। अब आ जाओ, चीजों को ऐसे देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड, मेटलवाइड को अभी साइलेंट करके चले अगर तो नॉन मेटल्स कौन कौन से, राइट साइड पीटी में नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कौन कौन से रेडियस दिखाएंगे? ध्यान से, क्या क्या दिखाएंगे? क्या ये आर कोवेलेंट दिखाएंगे? ये उनका हक है। क्या ये आर मेटेलिक दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ये आर वेंडरवॉल दिखा सकते हैं? जी हां, दिखा सकते हैं। मेटल कौन कौन सा रेडियस दिखाएंगे? मेटल्स आर कोवेलेंट, इनका अपना रेडियस तो वैसे आर मेटेलिक है, लेकिन ये आर कोवेलेंट दिखा सकते हैं।
और ये आर वेंडरवॉल भी दिखा सकते हैं। सर ये क्या हुआ, सर कंफ्यूजन हो गया। अभी अभी तो सर पढ़ के आए हैं हम लोग कि क्लोरीन नॉन मेटल लिया तो वो कोवेलेंट रेडियस बनाया, मेटेलिक नहीं बनाएगा, ये क्लियर है। सर वो वेंडरवॉल क्यों बना ले रहा है? और सर अभी अभी पढ़ के आए कि मेटल जो है वो मेटेलिक रेडियस बनाता है, और सर ठीक है वो कोवेलेंट भी बना सकता है, लेकिन फिर ये वेंडरवॉल क्यों आया? मतलब वेंडरवॉल रेडियस तो सर दोनों को ही शो कर रहा है, मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो वेंडरवॉल रेडियस को इंटरनेशनल रेडियस घोषित कर दो ना, यूनिवर्सल रेडियस। तो समझिए, अब वेंडरवॉल रेडियस पर आते हैं कि वेंडरवॉल रेडियस आप कैसे दोनों के लिए डिफाइन हो गया जबरदस्ती। आ जाओ, अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले लो, पेज नंबर 6। एक्चुअली मान लो कि आपने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, तो आपने बोला कि सर एलिमेंटल स्टेट इसका Cl2 है, एलिमेंटल स्टेट है Cl2 है। आपने बोला कि सर रेडियस निकालने के लिए Cl2 में बॉन्डिंग देखनी है, रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू D/2 0.99। लेकिन एलिमेंटल स्टेट में क्या सिर्फ Cl2 ही है? मतलब एक Cl2 थोड़ी ना है, यहां पे Cl2 और Cl2 के बीच वेंडरवॉल फोर्स भी तो है। क्या हमने ये नहीं पढ़ाया है? जी सर। तो आप जरा सोचे, जब आपके इस Cl2 और अगले Cl2 के बीच वेंडरवॉल फोर्स है, इस Cl2 और अगले Cl2 के बीच वेंडरवॉल फोर्स है, बेटा अच्छे से देख, है, बिल्कुल है। तो आपने इस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में मान लो A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, तो न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मीन बोला है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मीन बोला है। तो क्या ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं है? जहां वेंडरवॉल फोर्स है, क्या ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं है? ये भी तो है। तो यहां पे आपने आर कोवेलेंट डिफाइन किया, तो यहां पे आर वेंडरवॉल भी डिफाइन हो जाएगा अपने आप। जैसे ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल आया कि अपने आप आर वेंडरवॉल डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स के बीच कौन से फोर्स? तो वेंडरवॉल फोर्स होंगे। आया समझ में? इसीलिए अपने आप ये आर वेंडरवॉल भी डिफाइन हो गया साथ में। तो ये वाला रेडियस कितना आया वैल्यू? 0.99। अगर मैं आर वेंडरवॉल निकालूं तो ये D/2 डिस्टेंस B2C डिवाइडेड बाय 2 आएगा बेटा, और ये आ गया 1.8 एंगस्ट्रॉम। आप खुद देखें कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भैया, दुगुना है करीब करीब। क्योंकि वेंडरवॉल फोर्स वीकेस्ट फोर्स के कैटेगरी में आता है, वीकेस्ट बॉन्डिंग की कैटेगरी में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बीच की दूरी बहुत बड़ी होगी, तो अपना डिस्टेंस जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो रेडियस उसका मीन एवरेज जो निकलेगा वो काफी बड़ा निकलेगा। तो आपको ये हमने दिखाया। तो अब आप इस बात को कनेक्ट करें कि मेटल के लिए जैसे मेटेलिक रेडियस अपना रेडियस है, लेकिन वो कोवेलेंट रेडियस दिखा सकता है, और जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा तो वेंडरवॉल रेडियस दिखा सकता है। नॉन मेटल का अपना है कोवेलेंट रेडियस, लेकिन जब वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो वेंडरवॉल रेडियस दिखा सकता है। यही कारण है वेंडरवॉल रेडियस दोनों दिखा सकता है। लेकिन चूंकि वेंडरवॉल फोर्स में मॉलिक्यूल के बाहर का स्पेस भी काउंट हो जाता है, ये बीच का स्पेस काउंट हो रहा, इसीलिए वेंडरवॉल रेडियस को सामान्य एटॉमिक रेडियस के तौर पे आप ना माने और उसको सिर्फ इनर्ट और नोबल गैस के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बाहर का फालतू का वो डिस्टेंस भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग्स, कुकीज, समझ रहे हो? तो ये सब एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा गैप वगैरह जो वो कैप्चर कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको जनरल रेडियस के तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं। तो सामान्य तौर पर जनरल रेडियस के तौर पे किसको कंसीडर किया जाए? जो मेटल नॉन मेटल दोनों में वैलिड है। वो कौन रेडियस है? वेंडरवॉल तो छोड़ ही दो, कौन रेडियस है जो मेटल नॉन मेटल दोनों में लागू है? तो कोवेलेंट। इसीलिए इन जनरल कोवेलेंट रेडियस को हम लोग बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सामान्य तौर पर उसी का ट्रेंड कंपेयर करते हैं, लेकिन मेटल में मेटेलिक और नॉन मेटल में कोवेलेंट।
लेकिन एक रेडियस अगर बोलना हो तो हम लोग कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं 10 सिंस R covalent is defined for metals as well as non-metals, that's why covalent radius is generally considered as atomic radius। क्लियर हो गया? इसीलिए कोवेलेंट रेडियस सामान्य तौर पे कंसीडर किया गया किसके रूप में? एटॉमिक रेडियस के रूप में। तो हमने यहां पर आपको रेडियस कुछ कुछ बताया। अब रहा कुछ कोवेलेंट रेडियस और कुछ वेंडरवॉल रेडियस का कुछ वैल्यू देख ले। किस पेज में है भैया? यहां पे देखिए, आइए। फ्लोरीन 0.72 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन 0.99 एंगस्ट्रॉम, ब्रोमीन 1.15 एंगस्ट्रॉम। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 4-5 वैल्यू याद रखिए, पूरा पीरियोडिक टेबल कल्याण हो जाएगा। अगर याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर याद कर रखोगे ये 6-7 वैल्यू ना बेटा, मतलब क्या दौड़ाओगे पीरियोडिक टेबल को, अपने इशारे पे नचाओगे। टीचर्स को जल्दी याद नहीं रहता, तो 6-7 वैल्यू को याद रखो और देखो निश्चिंत हो जाओगे पीरियोडिक टेबल में धीरे धीरे। ब्रोमीन, लिथियम 1.21 एंगस्ट्रॉम, एल्यूमिनियम 1.26 एंगस्ट्रॉम, जिंक 1.25 एंगस्ट्रॉम, स्कैंडियम 1.44 एंगस्ट्रॉम, सोडियम 1.57 एंगस्ट्रॉम। बस इतना वैल्यू, 1 2 3 4 5 और 3 8, ये 8 वैल्यू कोवेलेंट रेडियस में आप याद रखें। अगर नहीं रखेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं कुछ आपका ऐसा नहीं कि ज्यादा बुरा हो जाएगा, कोई ग्रह नक्षत्र कुछ खराब हो जाना है, ऐसा नहीं होना है। लेकिन अगर याद रखेंगे ना बेटा तो पीरियोडिक टेबल को नचाओगे तुम। मतलब टीचर्स से कभी आपका क्लियर डिस्कशन होगा ना तो एकदम बोल सकते हो, सर आप गलत बोल रहे हैं कि सेल ज्यादा है तो साइज बड़ा है। वैल्यू पे जाइए, सर इसका सेल ज्यादा है फिर भी साइज छोटा है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं और एक्चुअली मोस्टली ऐसे ही होते हैं, तो कुछ कुछ याद रखना चाहिए। तो चलो, एक हमने ये 7 एलिमेंट्स का हमने साइज बताया। अब कुछ वेंडरवॉल में 2-3 ही यादें रखनी है, ज्यादा नहीं। नियॉन 1.6, आर्गन 1.8 और क्रिप्टॉन 2.0। याद रखना आसान है 0.2 के आधार पे। बस 3 ही वैल्यू आपको याद रखना है वेंडरवॉल। मेटेलिक में याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर ले, कोवेलेंट रेडियस में क्या क्या है? 0.72 एंगस्ट्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन है 0.99, ब्रोमीन है 1.15 एंगस्ट्रॉम, लिथियम है 1.21 एंगस्ट्रॉम, एल्यूमिनियम है 1.26 एंगस्ट्रॉम, जिंक है 1.25 एंगस्ट्रॉम, स्कैंडियम है 1.44 एंगस्ट्रॉम और सोडियम है 1.57। क्लोरीन 0.72, क्लोरीन 0.99, ब्रोमीन 1.15, लिथियम 1.21, एल्यूमिनियम 1.26, जिंक 1.25, स्कैंडियम 1.44 और सोडियम 1.57। प्लीज हाथ जोड़ करके बोलता हूं, ऑनलाइन वाले भाई साहब कर ले, 6-7 वैल्यू को याद रखना है यार। 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ऑफलाइन में होते तो मैं 10 बार आपको चिलवाता तो आप याद हो जाते। ऑनलाइन में चलो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी है कुछ। तो बेटा फर्स्ट टाइप में अभी हमने पहला एक झटके में हमने यहां आपने अब डाउट पूछना है कि आपको क्या डाउट है। पहले झटके में हमने एटॉमिक साइज को डिफाइन किया कि एग्जैक्ट साइज एटम का डिफाइन क्यों नहीं हो सकता है। फ्री स्टेट में एटम नहीं पाया जाता है और इनर्ट गैस अगर पाया भी जाता है तब भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट, वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट आपका ये भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन्फिनाइट लेवल तक होती है। एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन बहुत -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच आता जाता है। सेकंड पेज में हमने बोला कि इसलिए इफेक्टिव साइज एटम का डिफाइन होता है और इसको डिफाइन करते हैं अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एवरेज मीन लेते हैं एलिमेंटल स्टेट में। इंटरन्यूक्लियर एलिमेंटल स्टेट क्लोरीन का जैसे Cl2 तो कोवेलेंट बॉन्ड है यहां, तो कोवेलेंट रेडियस 0.99 एंगस्ट्रॉम।
एलिमेंटल स्टेट में तीन तरह की बॉन्डिंग हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वैन हो सकता है और मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है। हमने बोला लिथियम जैसे मेटल है तो एलिमेंटल स्टेट में इसका मेटेलिक क्रिस्टल होगा बीसीसी स्ट्रक्चर क्वाड्रेशन नंबर 8 के साथ, तो ये डिस्टेंस का आधा लोगे तो 1.34 एंगस्ट्रॉम इसका मेटेलिक रेडियस आया। फिर हमने बोला कि जब आप इसको पार्शियल सब्लिमेशन में ले जाते हैं सॉलिड को गैस की तरफ, तो पहले Li2 मॉलिक्यूल आता है, और Li2 मॉलिक्यूल जो आएगा तो अब कोवेलेंट मॉलिक्यूल आया तो यहां कोवेलेंट रेडियस भी डिफाइन होगा, मतलब मेटल के लिए दोनों रेडियस डिफाइन हो सकता है। फिर हमने बोला ऑब्वियस है कि मेटेलिक रेडियस ये बड़ा होगा उसी एलिमेंट का अगर कोवेलेंट रेडियस निकालो, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में एलिमेंट शेयर करता है एटम, और मेटेलिक में बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने आपको डिस्कस किया कि अगर वेंडरवॉल रेडियस को समझना है तो इनर्ट गैस को अच्छे से पकड़िए, और आपका दिख रहा है वेंडरवॉल फोर्स कमजोर फोर्स है तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा था, तो मीन लिया 1.6 एंगस्ट्रॉम निकला मीन उसका। फिर हमने बोला इस तरह से एटॉमिक रेडियस का तीन प्रकार हुआ, तीन टाइप का हुआ, एक कोवेलेंट रेडियस, एक मेटेलिक रेडियस, एक वेंडरवॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में हमने कुछ वैल्यू आपको याद करवाया, फ्लोरीन 0.72, क्लोरीन 0.99, ब्रोमीन 1.15, लिथियम 1.21, एल्यूमिनियम 1.26, जिंक 1.15, स्कैंडियम 1.44 और सोडियम 1.57। और फिर मेटेलिक रेडियस में वैल्यू जानने कोई जरूरी नहीं है। वेंडरवाल में तीन वैल्यू हमने बोला याद रखो, नियॉन 1.6, आर्गन 1.8 और क्रिप्टन 2.0। हमने बोला मेटल में तीनों रेडियस डिफाइन हो सकते हैं, नॉन मेटल में मेटेलिक डिफाइन नहीं हो सकता, लेकिन बावजूद उसके आर वेंडरवाल दोनों में है, लेकिन आर वेंडरवाल को हम जनरल रेडियस नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें बीच के गैप भी, बीच का जो गैप है वो भी इंक्लूड हो जाता है। हमने आपको एक एग्जांपल क्लोरीन का दिखाया कि कैसे कोवेलेंट रेडियस है तो वेंडरवॉल रेडियस यहां पर कैसे है, आपको स्पष्ट दिखा कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच वेंडरवॉल फोर्स है, इसीलिए अगर ये गैप का मीन करोगे तो वेंडरवॉल रेडियस है बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको जो रेडियस दिखा, जो रेडियस दिखा उन तीनों रेडियस में कौन रेडियस सबसे बड़ा आया अगर कंपेयर करोगे तो आर वेंडरवॉल आयन बेटा सबसे बड़ा, फिर आर मेटेलिक अगर तीनों रेडियस को कंपेयर करोगे, और सबसे छोटा कौन आया R4। बार बार मैं बोलूंगा कि आयोनिक रेडियस भी एक रेडियस होता है, लेकिन आप उसको एटॉमिक रेडियस नहीं बोल सकते। तो अभी तक के चीजों के अकॉर्डिंग हमने जो चीज आपसे डिस्कस किया, आपको वो कितना समझ में आया, आपने अच्छे से समझा या आपका कोई डाउट है? तो मैं इंतजार करता हूं पहले आपके डाउट्स क्लियर करूं फिर मैं यहां से आगे बढ़ पाऊं। प्लीज आप जवाब दें, हर कुछ समझ गए आप अच्छे से या कुछ डाउट है प्लीज बताएं, और अगर डाउट है तो डाउट पूछे आप प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
नो डाउट सर। भाग गया रे, कहाँ भाग गया तुरंत? यार हम भी 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यूअस बोलना 1 घंटे तक कंटिन्यूअस बोला गया है। नो डाउट सर, यस सर, नो क्लियर है, नो डाउट सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलिए वेरी गुड, कुछ डाउट नहीं है यार, एक डाउट नहीं है यहां तक। वाह, चलो अब हम लोग बात करेंगे तब आयोनिक रेडियस पर, अगर आपको डाउट नहीं है तो। हाँ जी। तो इस तरह से अब आयोनिक रेडियस को पहले समझा जाए अब, ठीक है, आ जाइए, अच्छे से देखा जाए आयोनिक रेडियस। जब आप बात करते हैं अब आयोनिक रेडियस के बारे में, तो हमने बोला कि ये रेडियस आपका एटॉमिक रेडियस नहीं है, नॉट कंसिडर्ड एज एटॉमिक रेडियस। क्या मामला है, आप तो बेटा समझ ही रहे हो, मामला यही है कि इट इज नॉट रिलेटेड विथ एलिमेंटल स्टेट, as it cannot be defined in, it cannot be defined in elemental state। देखो ऑनलाइन क्लास की जो बातें होती हैं वो एकदम ट्रेन की तरह होती है, और ऑफलाइन क्लास जो होती है ना वो बस की तरह होती है। क्या डिफरेंस होता है? जब आप बस में बैठते हैं तो ड्राइवर, जहां पे हम हैं, हमारे पोजीशन को समझो, वो इंतजार करते हैं कि उनका जो पैसेंजर है वो आ जाए, और मतलब वो कंप्लीट डिपेंड करते हैं पैसेंजर पे। पैसेंजर ने बोला वोमिट हो रहा है भैया रोक दो, तो रोक दिया। पैसेंजर ने बोला कि 5 मिनट रोकना, बस वहां रुके रहना, मैं आ रहा हूं, फिर खुलेगी, हाँ ठीक है, अब रुका हुआ है। कंप्लीट ऑनलाइन होती है ट्रेन की तरह। आपको मुसीबत आई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये चीजें थोड़ी ज्यादा इन, मतलब ये अगर उस लेवल तक ना पहुंचे कि डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो, तब तक आप अगर नहीं भी आए तो क्लासेस चलेगी। आपका प्रेजेंस कम भी है तो क्लासेस चलेगी, आप भर भर के आए तब भी क्लासेस चलेगी, और उतनी ही देर चलेगी। ऑफलाइन में अगर बच्चे कम आए तो हमें लगता क्या है ना कि आज कम बच्चा है तो छूट जाएगा पता नहीं कुछ का, इसलिए आज कम पढ़ाओ, टॉपिक आगे नहीं जाएगा। तो मैं अपना दुख बता रहा हूं, हर टीचर के साथ यही दुख है। ऑनलाइन में रिलेटिवली जो है हम इन चीजों को नहीं देखते हैं, तो इसमें ये एडवांटेज भी तो है कि अगर आप एब्सेंट कर गए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं बाद में। लेकिन इसी एडवांटेज का लोग बच्चा डिसएडवांटेज बनाता, आप उसको डिसएडवांटेज मतलब मिसयूज करते हैं। डिसएडवांटेज नहीं, हमारे लिए वो डिसएडवांटेज हुआ आपके तरफ से, लेकिन आपके लिए वो मिसयूज है। आप उसको क्या करते हैं, तो फिर क्लास ही नहीं करें। भाई साहब जब लाइव अगर आप एक बार नहीं करते हो ना, तो यकीन मानो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता यार, कोई नहीं, मैं भी नहीं देखता हूं कभी, ठीक है, देख ही नहीं पाओगे यार। 1 घंटे की वीडियो देखने में तुमको 2-2.5 घंटे लगेंगे, आपने 2-2.5 घंटे लेना है कम से कम 1 घंटे की वीडियो, और वो भी 5 मिनट देख रहे हो, मम्मी चिल्लाई बेटा पानी ला के दे, चल दे, पापा चिल्लाए बेटा जाके सब वो देख लेना, बाइक ठीक करवा लेना, चलेगा, बाइक भी ठीक करवा लिए। कॉल आ गया यार, पहले दोस्त से बात करें अच्छे से कि पहले मन्नू सर का थोपड़ा देखे कौन सा जो है स्मार्ट है, हा? तो वो है बीच में पुष्पा आ गया, मैं अब हो गया पुष्पा, पुष्पा आ गया, अब मैं पढ़ेगा नहीं साला, कुछ भी हो अब मैं साला नहीं पढ़ेगा। तो बेटा इसीलिए मैं बोलता हूं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनको सिंसियरिटी और कंटेंट से मतलब है,
तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है, नहीं पढ़ने वालों के लिए भी ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है। कुछ करना ही नहीं यार, कुछ करना ही नहीं है, बस करना क्या है, लिंक क्लिक ही नहीं करना है, कभी मन किया तो दबा देना है एक बार, और क्या, अटेंडेंस बन गया अपना, चल आ जा। तो आयोनिक रेडियस को अच्छे से सीखोगे, क्योंकि हमने एलिमेंटल स्टेट की बॉन्डिंग अच्छे से बताई है। तो एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, इसी से मेरे को याद आ गया कि क्लासेस लोग कम अटेंड करते हैं, वीडियो के व्यू से समझ में आ जाता है। तो कंसीडर नहीं करते हम लोग एटॉमिक रेडियस के लिए, क्योंकि इसको एलिमेंटल स्टेट में हम लोग कभी डिफाइन ही नहीं करते हैं। कभी भी एलिमेंटल स्टेट में आयोनिक बॉन्ड नहीं आता है, जब भी आता तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड वगैरह आता है। आ जाइए, अब ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से, जाहिर सी बात है, इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। आ जाओ, क्या, जैसे जैसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ चार्ज। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ चार्ज, क्या मतलब है, आप आयोनिक में या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो दो चीजें, दो तरह का चार्ज का नेचर हो सकता है। अच्छे से देखोगे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई एलिमेंट अगर x है तो आप x से प्लस बना सकते हो और आप x से माइनस बना सकते हो। जब आपका x था तो जितना प्रोटॉन था उतना ही बेटा इलेक्ट्रॉन था। अच्छे से सीखना, जब आपने x पर प्लस किया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब आपका प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, और जब आपने x पर माइनस किया तो अब आपका प्रोटॉन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट तीनों x है, लेकिन कहानी बदल गई। अच्छे से देखो, यहां पे भी प्रोटॉन p है, यहां भी प्रोटॉन p है, और यहां भी प्रोटॉन्स p है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहां कम है, यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा है। क्लियर है? तो प्रोटॉन्स उतना ही है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जिधर कम इलेक्ट्रॉन है उधर फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर, समझ में आ गया? प्रोटॉन्स तीनों में बराबर है, जिधर इलेक्ट्रॉन कम है तो उतने ही प्रोटॉन को कम इलेक्ट्रॉन को संभालना है और उतने ही प्रोटॉन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन को संभालना है। तो एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो हिसाब किताब क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा और इसका साइज बड़ा हो जाएगा। आपको समझ में आ गई होंगी चीजें? मतलब साइज x प्लस से बड़ा होगा, x नॉट से बड़ा होगा x माइनस का, या आप ऐसे कह लो, और r माइनस बड़ा होगा r नॉट से, बड़ा होगा r प्लस से। क्लियर है? अगर एक ही एलिमेंट पर माइनस प्लस दोनों ले जाया जाए तो अनायोनिक साइज is always larger, और cationic size is always smaller। कैटायन का जो साइज है हमेशा छोटा होगा और एनायन का जो साइज है बेटा हमेशा बड़ा होगा। बहुत क्लियर है। एग्जांपल ध्यान से देखो, I माइनस बड़ा होगा I से और I बड़ा होगा I प्लस से। क्या हुआ? क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमने लिखा नेचर ऑफ चार्ज, सही है। नेगेटिव चार्ज लाने से साइज बढ़ेगा
और पॉजिटिव चार्ज लाने से साइज घटेगा, बहुत क्लियर है। नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ेगा, अनायन बड़ा होगा और कैटायन छोटा होगा। नेगेटिव चार्ज आने से साइज बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन उतना ही है। पॉजिटिव चार्ज आने से साइज घटेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन उतना ही है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, एवरेज फोर्स ज्यादा लगेगा। तो पहला चीज तो हमने लिखा कि आयोनिक रेडियस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जिसमें से पहला है नेचर ऑफ चार्ज। अब दूसरा आइए E/P रेशियो, उसी चीज को दूसरे फॉर्म में लिखा जाएगा। शायद ए नंबर दिया गया था, नहीं 1 दिया गया था, तो 2 पड़ेगा यार। E/P रेशियो, सर ये क्या है? वही चीज है बेटा, उसी को दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। अच्छे से देखें, E/P रेशियो कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट पर आप लगातार अब प्लस चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, वही चीज डिक्रीजेज, तो एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। तो इसी को बोलेंगे हम E/P रेशियो, स्टैंडर्ड वर्ड में। E/P रेशियो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कम हो रहा, प्रोटॉन उतना ही है, तो E/P रेशियो घटेगा, घटेगा ना। तो साइज, आयोनिक साइज, आयोनिक साइज घटेगा। अगला पॉइंट, अगर एनायन ले लो, अगर x माइनस एक्स डबल माइनस एक्स ट्रिपल माइनस इस तरह से आ जाओ, अब क्या होगी कहानी? आप समझ पा रहे हैं? अब कहानी क्या होगी? अब प्रोटॉन एक बार फिर से वही है, प्रोटॉन वही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बार बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आप लगातार गेन कर रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे घटेगा। तो इसी को स्टैंडर्ड वर्ड में आप क्या बोल सकते हो? E/P रेशियो इस बार बढ़ेगा, तो E/P रेशियो बढ़ेगा तो आयोनिक साइज बढ़ेगा। तो क्या कंक्लूजन निकला बेटा? क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ध्यान से, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E/P रेशियो निकला ना। कैटायन एनायन सब में आ गया। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कंक्लूजन निकला? साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। वही चीज को 2-3 बार हमने लिखा है, घुमा फिरा के समझो तो। फर्क है फाउंडेशन और टारगेट का, नहीं। क्या क्या हमने बोला? E/P रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना E/P रेशियो बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। हमने उसी को लिखा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से, चूंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन उतना ही, तो फोर्स बढ़ेगा। और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से, एग्जाम्पल ले लो, क्या लोगे? Fe2 प्लस बड़ा होगा Fe3 प्लस से, बहुत क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, साइज घटा, अच्छे से देखते जाओगे। O माइनस से बड़ा होगा, O डबल माइनस से बड़ा होगा, O होगा। N माइनस से बड़ा होगा, N डबल माइनस से बड़ा होगा, N ट्रिपल माइनस। Sn2 प्लस बड़ा होगा Sn4 प्लस से। अब तो बेटा आप समझ गए होगे अच्छे से दोस्त कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ेगा। अगले पेज में जबरदस्त चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वीडियो से हटना मना है। अच्छे से देखिए, बढ़िया से सीखिए, बहुत यूनिक कंटेंट बता रहा हूं, जिसमें अक्सर टीचर भी क्या बोलते हैं, लटपटा के गिर जाते हैं। ठीक है, अच्छे से आ जाइए। पेज नंबर 10, मैं तीसरा फैक्टर ले रहा हूं, केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स किस में ले रहा हूं? आयोनिक साइज। बढ़िया से प्लीज, अच्छे से। केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स,
शुरू में आसान ही लगेगा आपको, अच्छे से देखें। मान लो एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से अच्छे से, एन पर ट्रिपल माइनस, ओ पर डबल माइनस, ए नंबर एग्जाम्पल। एफ माइनस, आप देख रहे हो आपको ब्लॉक में आना पड़ गया, कोई उपाय नहीं है ब्लॉक के बिना समझने का थियरी को। एग्जाम्पल कहां से लाओगे, ब्लॉक से लाओगे। इसीलिए कभी ये ना समझो कि इनऑर्गेनिक को आप सेपरेट 11th एंड 12th पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ सकते हो, कंपटीशन में नहीं। तो अगर सिर्फ बोर्ड का पढ़ना हो तब जरूरी नहीं है कि 11th में 12th और 12th में 11th के एग्जांपल्स मर्ज करो, लेकिन कंपटीशन पढ़ो तो कोई उपाय ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक में भी नहीं कर सकते। इन दोनों में आपको बोर्ड की प्रिपरेशन और कंपटीशन की प्रिपरेशन साथ होगी, या नहीं तो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन होगी। क्लियर है? आ जाइए, क्योंकि हमने एग्जांपल अलग अलग ब्लॉक से उठाने, तो नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन, फिर हमने लिया एस ब्लॉक का एग्जांपल Na प्लस Mg2 प्लस Al ट्रिपल। अब सारे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 प्लस 3, 8 प्लस 2, 9 प्लस 1, 10, 11 माइनस 1, 12 माइनस 2 एंड 13 माइनस 3। सारे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। सारे में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इसीलिए अगर समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हो। तो हमने क्या पढ़ाया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने क्या पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले कि E/P रेशियो, क्योंकि इस बार अपना प्रोटॉन सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन सेम है। आराम से देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा ऐसा करने पर E/P रेशियो क्या होगा? प्रोटॉन इस बार बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो E/P रेशियो डिक्रीजेज। और आपने पढ़ा है कि साइज E/P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E/P डिक्रीज कर रहा है तो साइज डिक्रीज करेगा। सर इसमें कोई दो राय नहीं है सर, आप ये पढ़ा क्यों रहे हो, इतना बेकार चीज, छोटा चीज सर, ये तो ऐसे भी दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है सर तो साइज घटेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ेगा। इसमें सर कौन सी बड़ी बात थी कि आपने बोला कि टीचर भी गिर जाते हैं? क्या सर काउंटिंग में गिर जाते हैं क्या? 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं पाते हैं? आज अच्छे से सीख। हाँ, पॉइंट ये है जो हमने ट्रेंड लिखा साइज डिक्रीजेज, ये गलत लिखा। ले लुटा कैसे गलत हो गया? नियॉन, क्या आपने ध्यान दिया कि नियॉन के पास जो रेडियस डिफाइन होगा वो वैन डेर वाल रेडियस डिफाइन होगा? 1.6 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है। तो अब मामला फंस गया, पूरा का पूरा मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि बाकी तो आयोनिक साइज है, तो कैसे? अब क्या करें? तो वैन डेर वाल रेडियस तो आप जानते हो ये लार्ज होता है, तो लार्ज किधर मिलेगा, राइट या लेफ्ट? तो लेफ्ट लार्ज मिलेगा, समझ रहे ना, ये लार्ज होता है। देखो यहां तक तो जो है ये अपने पोजीशन पर। अब इसको वैन डेर वाल रेडियस बड़ा होता है तो बड़ा होना तो इधर बनता है ना, बड़ा इधर है, लेफ्ट साइड बड़ा है, समझ रहे हो चीजों को? तो बेटा ये कितना बड़ा होगा? अब लेफ्ट यहां गिरेगा, कहां गिरे? चाइना में जाके गिराऊं, यूक्रेन में जाके गिराऊं, कि अमेरिका ले जाऊं? बेटा अब ये वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये यहां गिरता है यूक्रेन में, यहां नहीं। वैल्यू वाइज अगर जाए तो नाइट्राइड की साइज होती है 1.76, ऑक्साइड 1.48 एंगस्ट्रॉम और फ्लोराइड 1.37 एंगस्ट्रॉम और ये 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो मामला पूरा का पूरा क्या फंसा?
आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। टाइप 1 जनता का प्रकार, देखिएगा, इसको बोलते हैं टाइप सी जनता, जो क्या करती है, ऐसे ट्रेंड को रखेगी। सी का मतलब जानते हैं आप क्या होता है बेटा, बोलना जरूरी नहीं है हर बार, भावनाओं को समझो, वाक्य पे नहीं जाओ। तो टाइप सी जनता वो क्या करेगी, आपको नाइट्राइड के बाद, ऑक्साइड के बाद, फ्लोराइड के बाद नियॉन यही रखेगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आती है टाइप सी स्क्वायर जनता, जो सी में भी अति वाले सी प्रकार है। अब आप समझ रहे होंगे, अब हर चीज को पूछो नहीं यार, अब मोदी जी कौन है ये नहीं पता मेरे को, ध्यान से देखो अच्छे से। हाँ, सी का मतलब चैंपियन होता है। आइए, तो टाइप सी वाले में नियॉन बड़ा होता है, वेंडरवॉल रेडियस वो सबसे बड़ा कर देंगे। बोलेंगे देख बेटा, ये आम आदमी को नहीं पता है, ये सिर्फ तू जानता है कि वेंडरवॉल रेडियस है इसलिए सबसे बड़ा कर दे। अरे भैया, ये इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, यहां पे ना बातें डाटा पे होती है, यहां बातें डाटा पे होती है। तो डाटा अपना कहता है कि नियॉन बड़ा है, लेकिन नाइट्राइड से बड़ा नहीं है, वो ऑक्साइड तक से बड़ा है। तो इसीलिए मैंने बोला इनऑर्गेनिक में कहीं कहीं पे वैल्यू या डाटा का सहारा लेना चाहिए, और आप कुछ कुछ डाटा को, इसीलिए मैं बोलता हूं याद रखो। हमने 3 आपको वेंडरवॉल रेडियस का साइज कराया, क्या सब करवाया बेटा, अच्छे से देख। एक कराया नाइट्राइड, सॉरी वेंडरवॉल 1.6 नियॉन, दूसरा कराया आर्गन 1.8, तीसरा क्रिप्टॉन 2.0। और कोवेलेंट रेडियस में हमने 4-5 वैल्यू कराया, क्या क्या। एक कराया कोवेलेंट रेडियस में फ्लोरीन 0.72, क्लोरीन 0.99, ब्रोमीन 1.15, लिथियम 1.21, एल्यूमिनियम 1.26, जिंक 1.25, स्कैंडियम 1.44, सोडियम 1.57। तो उतना वैल्यू याद रखना चाहिए। तो क्या है, इसमें से दोनों ही प्रकार की जनता गलत है, ये वाले भी गलत हैं और ये वाले भी गलत है। और गलत में कम ज्यादा और गलत ज्यादा गलत नहीं होता बेटा, गलत में सब गलत होता। तो आपको ये समझा। अब आपको इससे ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब मैं बी नंबर एग्जांपल दूं, फिर सेकंड एप्लीकेशन दूं मैं कंपटीशन का, अब आपको सचेत होना है। अच्छे से देखें, अब मैं लेता हूं एग्जांपल के तौर पे जस्ट इसके नीचे वाला, मान लो फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड और आर्गन, सही है। और यहां पे ले लू मैं K+, Ca2+, समझ रहे हो। एक बार फिर से राइट साइड जाने पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, प्रोटॉन्स कांस्टेंट हैं, सॉरी प्रोटॉन्स कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इसीलिए E/P रेशियो हमारा घटेगा, तो साइज घटेगा। क्लियर है। अब फिर एक बार कहानी आती है आर्गन की। आर्गन में अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि वेंडरवॉल रेडियस है। डेटा कहता है इस बार ये यहीं पर है, ये डेटा कहता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। डेटा कहता है इस बार ये यही है, तो सर ऐसे में यही तो वजह है कि इनऑर्गेनिक पे भरोसा नहीं होता है बेटा। इनऑर्गेनिक पे भरोसा नहीं होता, आप लॉजिकली एक्सप्लेन करें, समझे तो आप यहां तक पहुंचे। आप लॉजिकली नहीं समझना चाहते तो यहां तक भी नहीं पहुंचते। और सवाल है ऐसा कब कब कहां करें। आपके सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल है, एक नियॉन का और एक आर्गन का। नियॉन वाले में हमने आपको सिखाया कि वो बड़ा हो जाता ऑक्साइड से, नाइट्राइड से नहीं, और आर्गन वाले में हमने समझाया कि वो वही रह जाएगा, कहीं नहीं जाना। क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन आप अच्छे से समझ गए कि अगर आयोनिक रेडियस के बीच में वेंडरवॉल रेडियस, नियन और ऑर्गन आता है, तो आपको अपने सारे ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान चक्षु खोल लेने हैं। ठीक है, आजा ध्यान से देख। इस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखेंगे आप, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए,
तो क्या देखेंगे, ई बाई पी रेशियो निकाल सकते हैं, या इन शॉर्ट देखना हो तो एटॉमिक नंबर देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर। नहीं हुआ जी, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कांस्टेंट्स है, इलेक्ट्रॉन्स ना, तो जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा। क्लियर हुआ ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखोगे सर, उसमें एटॉमिक नंबर देख लूंगा। क्यों एटॉमिक नंबर देख लोगे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स कांस्टेंट्स होते हैं। तो ई बाई पी रेशियो में प्रोटॉन कांस्टेंट हुआ, तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं, तो जिधर प्रोटॉन ज्यादा हुआ उसका साइज कम हो गया। क्लियर हो गया। लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सर 2-3 एग्जांपल्स लिख दो ना यहाँ पे, 2 एग्जांपल तो बेटा हमने किया ही ऑलरेडी, फिर भी 1-2 एग्जांपल और लिख लो। सी नंबर, मान लो अगर आपसे एग्जांपल डिस्कस किया गया CS प्लस और I माइनस, दोनों के पास 54 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, 55 माइनस 1 54 और 53 प्लस 1 54। तो जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, ये 55 ये 53, ये 55 ये 53, तो इधर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो साइज इधर बड़ा होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, नेगेटिव चार्ज से साइज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज से साइज घटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर कुछ लेना है, दूसरा कुछ ले सकते हो। जैसे मान लो कि आपने लिया ब्रोमाइड, आप ले लेते हो आर्सेनाइड, आप लेते हो सेलेनाइड, सही है, और आप ले रहे हो रबिडियम प्लस, आप ले रहे हो स्ट्रोंसियम डबल प्लस। तो क्या हो जाएगा एग्जांपल बेटा, सबके पास देख, 35 प्लस 1 36, 33 प्लस 3 36, 34 प्लस 2, एटॉमिक नंबर मैंने बोला है आपको याद रखने के लिए 1 to 90, प्लीज सभी लोगों को बोला, और शुरुआत के लेक्चर से ही हमने यूनिट 1 से ही बोला एटॉमिक नंबर याद रखो बेटा, नहीं तो समझ में तो सब आएगा, बनेगा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल देगा तो आपको एटॉमिक नंबर नहीं लिख के देगा, तो आप जोड़ोगे कैसे इलेक्ट्रॉन्स को। तो एटॉमिक नंबर इज द लैंग्वेज, फर्स्ट बेसिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको एटॉमिक नंबर याद रहने चाहिए, और दैट टू 1 to 36 नहीं चलेगा। ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तुरंत तुरंत एलिमेंट बदलते हैं, 1 मिनट में हम लोग 10 एलिमेंट का जिक्र कर देते हैं, इसलिए 1 to 90 याद रखना आपको एटॉमिक नंबर, कंप्लीट 1 to 90। अब इसमें निकाल लो 37 माइनस 1 36, इसमें निकाल लो 38 माइनस 2 इक्वल्स टू 36। तो सारे में 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब एटॉमिक नंबर चेक करो, एटॉमिक नंबर, तो सबसे जिसका कम एटॉमिक नंबर उसका साइज बड़ा, आर्सेनाइड, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था 33, यहां पे दिख रहा है ना। उसके बाद 34 सेलेनाइड, फिर उसके बाद 35 ब्रोमाइड, फिर उसके बाद रबिडियम प्लस, और फिर Sr2 प्लस। आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z करें। हमने आयोनिक रेडियस में इस तरह से आपको पहला पॉइंट बताया नेचर ऑफ चार्ज को, दूसरा पॉइंट बताया हमने E बाई पी रेशियो को, और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E बाई पी रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ये किया। और तीसरा पॉइंट हमने केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस किया। अब मैं आपको चौथे पॉइंट पर लेकर के चलता हूं, अच्छे से वीडियो पर बने रहे। देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड आयोनिक रेडियस। ध्यान से, इट अफेक्ट्स, और इट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, अफेक्ट्स लार्जली, लार्जली किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर अफेक्ट्स आयोनिक रेडियस लार्जली। कोऑर्डिनेशन नंबर आयोनिक रेडियस को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्या मतलब हुआ सर, पहली बात तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से याद कर ले। आपको पता है, जैसे मान लो NaCl आपने बोला, तो इसमें क्या एक Na प्लस और एक Cl माइनस है? बिल्कुल नहीं, हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको पढ़ाया बेटा
ये आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मेटल के क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसमें हर कॉर्नर पर यहां मेटल, सॉरी ये है, ऑल्टरनेट कॉर्नर पर ऐसे देख लो। अब जो आपका अनायन है, मान लो ये अनायन है, और हर ऑल्टरनेट कॉर्नर पर आपका कटायन है। ये क्रिस्टल में इस तरह से होता है। इसकी डिटेल दुनिया जो है आपको वो सॉलिड स्टेट में पढ़नी होती है। तो इसमें अब इस Na+ मतलब इस क्यूब बॉडी के दाहिने भी क्यूब है, ऊपर भी क्यूब होगा, आगे भी क्यूब होगा। तो आप समझ रहे हैं ऑल्टरनेट बॉडी जब मिलेगा तो इस Na+ के चारों ओर कितना Cl- है, जरा देखो, एक Cl-, हर कैटायन के चारों आयन काउंट करो, 1 2 3 तो दिख रहा एकदम बगल में, 1 2 3। इस क्यूब के दाहिने भी क्यूब, तो जब दाहिने एक क्यूब बनेगा तो आप फिर एक पिंक कलर का, फिर आपको एक तैयार हो जाएगा यहां पे, सही है। ऊपर भी क्यूब, क्यूब के दाहिने क्यूब, ऊपर भी क्यूब, तो फिर यहां पे एक तैयार हो जाएगा Cl-, और आगे भी क्यूब, फिर एक तैयार हो जाएगा Cl-, सही है। अब पीछे तो ऑलरेडी वो Cl- है। तो आपने क्या देखा, इच Na+ इज सराउंडेड बाई, आपने क्या देखा, इच Na+ इज सराउंडेड बाई कितने Cl-, 6 Cl-। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का बोला जाएगा 6, जितने अनायन से घिरा हुआ है। और उसी तरीके से इच Cl- इच सराउंडेड बाई कितने, सराउंडेड बाई कितने, 6 Na+। तो इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- का भी बोला जाएगा 6। तो ओवरऑल 6:6 NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। पहले कटायन का बोला जाता है, फिर अनायन का, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्यूब के दाहिने क्यूब, ऊपर क्यूब, आगे क्यूब, पीछे क्यूब, नीचे क्यूब, बाएं क्यूब, दाएं क्यूब, हर तरफ क्यूब, मतलब बीच में क्यूब है बॉडी, हर तरफ क्यूब, हर फेस पर क्यूब, तो फेस क्यूबिक सेंटर्ड, FCC स्ट्रक्चर, फेस क्यूबिक सेंटर्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से, अब ये तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर समझाया। अब हमने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है साइज को, आयोनिक रेडियस को। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर आपके कटायन, मान लो यहां पर आपका कटायन है, उसके चारों ओर अनायंस की संख्या, ये देख लो, ये आपका कटायन है। अरे यार ये लो करना था ना, ठीक है। अब इसके चारों ओर अनायन की संख्या ये है, सही है। क्या है ये, अनायन। और एक केस आप ये ले लो कि अनायंस की संख्या बढ़ा दो, यहां कैटायन के चारों ओर कितना अनायन हमने ले लिया बेटा, 6। अब दूसरा केस कर दो कि इसके चारों ओर बढ़ा लो, आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा लो। तो बेटा जैसे ही अनायंस की संख्या बढ़ाओगे तो अनायन को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्राउड होगा। आप समझ रहे हैं, अनायंस को दूर जाना पड़ेगा। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या किया, अपना बढ़ा लिया। तो जैसे ही अनायंस को अब दूर जाना पड़ेगा
क्लियर है? अब बनाया उसको दूर जाना पड़ेगा। तो ये जो फील्ड है कैटायन का, यहां जो फील्ड है कैटायन का, अब ये फील्ड एक्सपैंड कर गया, फील्ड फैल गया ज्यादा एनायन में। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो हमने क्या बोला, ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होने में साइज बढ़ गया। हाँ जी भाई साहब, सर 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 अच्छे से समझा दो प्लीज। बिल्कुल बेटा, हमने बोला ये जो साइज था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यदि आपने K प्लस कैटायन के चारों ओर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अनायन रखा तो इससे काफी बड़ा होता है K प्लस का साइज जब आप 8 अनायन रख दोगे, और बड़ा होगा काफी K प्लस का साइज जब आप 10 अनायन रखोगे। क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से, क्योंकि जितने ज्यादा अनायंस आप चारों तरफ लगाओगे उससे होगा क्या, इसका फील्ड फैलते जाएगा, उतना ज्यादा दूर फील्ड एक्सपैंड करेगा आगे तक, और जितना फील्ड एक्सपैंड किया कैटायन का साइज उतना एक्सपैंड कर गया, बढ़ गया। तो हमने इसलिए लिखा कि R प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं जरा दिखाऊंगा आपको, अच्छे से आ जाओ बेटा, बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं। अगर आपसे कोई बोले कि Fe, ध्यान से देखो, टिटेनियम 2 प्लस और टिटेनियम 3 प्लस में कौन बड़ा, ध्यान से सुनो, कौन बड़ा? बोलोगे इसमें है क्या, ये बड़ा, बिल्कुल। अब मैं बोलूं कि व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं बोलूं कि व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, आप बोलोगे आंसर में सर नहीं कुछ दिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो। अब मैं बोलूं कि लेट मी स्पेसिफाई सम वैल्यू, लेट मी स्पेसिफाई सम वैल्यू, टिटेनियम 2 प्लस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड वर्सेज टिटेनियम 3 प्लस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब साइज क्या है? बोलोगे सर साइज का क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज Z प्लस, मतलब एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो सर साइज घट गया, साइज घट गया। मैं बोलूंगा गलत है। क्यों? मैं बोलूंगा इसलिए गलत है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से R प्लस बढ़ता है, और वो भी तेजी से बढ़ता है। तो मैं मानता हूं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा, मैं मानता हूं, लेकिन कोऑर्डिनेशन, देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटेगा लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से साइज बढ़ेगा। तो कौन सा फैक्टर बड़ा है? सर कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा फैक्टर है, मतलब टिटेनियम 2 प्लस, लेकिन अगर लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, और टिटेनियम 3 प्लस अगर लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के साथ, तो चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से साइज तेजी से बढ़ता है इसलिए फाइनली पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ा। आप सोच के देखें, लोग इनऑर्गेनिक के नाम पे क्या पढ़ते हैं? क्या ये पढ़ते हैं? क्या इनऑर्गेनिक को इस नजरिए से सीखते समझते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके लिए इनऑर्गेनिक का मतलब होता है रटने का कोई विषय। अरे भैया दिमाग लगाओ। अब ये चीजें देख करके कोई बोलेगा रट जाओ, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं होता है साइंस में बेटा, साइंस में एक्सेप्शन कहां से आ गया? तो आपने आज सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन देखा कि साइज कितने तरह के होते हैं। सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया और हर साइज को समझाया, बहुत तरह की इसमें बातें हुई, और हमने मुलाकात करवाया आपको कुछ वैल्यू से, कुछ डेटाबेस चीजें बात हुई, और आपको यह समझ में आया कि नहीं भाई बिना ब्लॉक के आप एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ही नहीं सकते हो, बिना ब्लॉक के आप एग्जाम्पल्स डिस्कस इसमें कर ही नहीं सकते हो। तो कैसा रहा आज इंट्रोडक्शन लेक्चर साइज का? बताइए आप सभी, मैं बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि क्या आपको साइज, एटॉमिक साइज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर पसंद आया, अच्छे से आपने सीखा, और अगर आपके कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, मैं वो बताऊंगा। बताइए आप सभी लोग, कैसा रहा आज का सफर? और साथ में मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो पीछे आपने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा है, एमपी, बीपी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी है, डेंसिटी ऑफ मेटल्स, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इन सब पर अच्छे नंबर ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस होने बहुत जरूरी है। तो जब नेक्स्ट एटॉमिक लेक्चर, एटॉमिक साइज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें आपको पीडीएफ में के फॉर्मेट में, मतलब इस पेज में ही आपको कुछ एग्जांपल्स
साथ में ऐड कर दिए जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करके आना है और उसका फिर फर्दर डिस्कशन भी किया। तो अच्छे से सीखें और रेगुलरिटी से इनऑर्गेनिक की क्लास अटेंड करें, बहुत मजा आएगा, मोदी जी की कसम। जबरदस्त आप एंजॉय करेंगे और आपके क्वेश्चंस चुटकी बजाते हुए सारे सॉल्व होंगे कॉम्पिटिशन्स में, एकदम एफर्टलेसली आप सॉल्व कर पाएंगे, देखेंगे, मुस्कुराएंगे और टिक करेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप क्लास अटेंड करें तब। एकदम क्वेश्चंस देखोगे और एकदम देख के आपको लग जाएगा कि कहीं कुछ है ही नहीं यार, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, एकदम पढ़ा हुआ है, मेरे आंखों के सामने से गुजरा हुआ है। इतने बार मैं किसी चीज को खुद प्रैक्टिस करता हूं, बस आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एटॉमिक साइज के सेकेंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को।